चलिए आज हम लोग अब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि बिहार बोर्ड जल्द ही जो है एग्जाम आयोजन करवाएगी क्लास 12th की और क्लास 10th की। और बिहार बोर्ड में परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थी अब तैयार हो जाइए। अब आपको एक अच्छा क्लास मिलेगा जिसमें बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न और उससे संबंधित नोट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग आज देख रहे हैं सबसे ऊपर में लिखा है, आज हम क्लास 10 का बिहार बोर्ड का जो है इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको हम बारीकी से बताएंगे कि क्या क्या चीज आपको पढ़ना है, किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और याद रखिएगा 10th जो होता है स्टार्टिंग होता है। अगर स्टार्ट में आपने अच्छा नहीं किया तो बहुत बेहतर आप नहीं कर पाइएगा। ये वह पड़ाव है जहां पे आपका गार्जियंस, आपकी सोसाइटी आपको जज करेगी कि नहीं ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है इसलिए इसने 10th में अच्छा रिजल्ट लाया है। तो थोड़ा मेहनत कर लीजिए। शायद डेट भी घोषित हो चुका है बिहार बोर्ड का। 17 फरवरी से 10th का और 1 फरवरी से 12th का एग्जाम है। और 12th का कॉमर्स का बहुत जल्द हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं और आप लोग उस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं इसकी ओर। तो ये जो हम लोगों का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है अर्थशास्त्र। क्या होता है अर्थ? अर्थशास्त्र। और आप लोग जानते ही होंगे अर्थ मतलब क्या होता है? धन। अर्थ मतलब क्या होता है? धन। तो हम लोग आज धन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? धन के बारे में। तो हम लोग अर्थशास्त्र शुरू कर रहे हैं धन के बारे में। और धन आता कहां से है? तो इसके लिए आप लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटीज पढ़ा होगा, मानवीय क्रिया। क्या पढ़ा होगा? मानवीय क्रिया। मानवीय क्रियाओं को दो भागों में अर्थशास्त्र ने बांट दिया है। एक तो हो गया आर्थिक क्रिया और दूसरा हो गया अनार्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जिसका उद्देश्य धन उपार्जित करना, धन का उपभोग करना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया। मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जिसका मुख्य उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, तो क्या हो गया? अनार्थिक क्रिया। तो हम लोग अर्थशास्त्र को शुरू करते हैं, पहले चैप्टर को शुरू करते हैं क्लास 10th का। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर। चलिए चलिए आज आप लोगों को चलिए हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। पहला अध्याय का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक, पहला जो है उसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। सबसे पहले तो बात यह आता है कि आखिर अर्थव्यवस्था है क्या ना। हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे। देखिए यहां पे हमने इसको बताने का प्रयास किया है इस चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या है। अर्थव्यवस्था का अर्थ पढ़ना है, अर्थव्यवस्था का संरचना पढ़ना है और अर्थव्यवस्था का प्रकार पढ़ना है। अर्थव्यवस्था की संरचना जो है वो 3 भागों में है। अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांट दिया गया, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थव्यवस्था के प्रकार को भी 3 भागों में बांटा गया, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या हुआ? प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है ना कि जो प्राथमिक क्षेत्र में हम उसको शामिल करते हैं जो हमें किससे? प्राथमिक चीजों से मिले, प्राकृतिक चीजों से मिले। किससे मिले? प्राकृतिक चीजों से जो हमें प्राप्त होता है उसको हम प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, प्राकृतिक संसाधनों से जो हमें वस्तु प्राप्त होता है उसका प्रयोग करके जब हम किसी चीज का निर्माण करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र होता है। और तृतीय क्षेत्र प्रायः सेवा का क्षेत्र होता है। ठीक है,
तो हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। उसके बाद अर्थव्यवस्था का विकास किस तरह से हुआ है उसको पढ़ा जाएगा। तो इन सब चीजों को जो है हम आज आसानी से पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। चलिए, तो यहां पे है सबसे पहले अर्थव्यवस्था। चलिए, हम लोग आज अर्थव्यवस्था से स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। सिंपल में हमें अगर कोई पूछे कि अर्थव्यवस्था क्या है, आपके 2 अंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10th में कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो हम सिंपल उसको जवाब देंगे कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, योग है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? और कोई पूछे कि अर्थव्यवस्था क्या है तो क्या बताएंगे? अर्थव्यवस्था जो है समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, योग है। ठीक, उसके बाद हम इसको और अलग तरह से भी कह सकते हैं, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे कृषि एक आर्थिक क्रिया है जिससे हमें आय प्राप्त होता है, नौकरी करना एक आर्थिक क्रिया है जिससे हमें आय प्राप्त होता है। माने वे सभी क्रिया जिससे हमें आय प्राप्त हो तो उसको हम आर्थिक क्रिया बोलेंगे। उसके बाद अर्थव्यवस्था का अर्थ संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन, अर्थव्यवस्था का अर्थ संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है, जिसमें मानवीय आवश्यकताओं के संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। सिंपली हमें बताना है कि अर्थव्यवस्था संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है, जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तो हमने सबसे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में समझा। हमने क्या समझा अर्थव्यवस्था के बारे में? कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, योग है। इसमें कोई दिक्कत? और कोई पूछेगा कि अर्थव्यवस्था क्या है तो क्या बताएंगे? अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, योग है। चलिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब तो आप लोगों को शायद ये समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था क्या है। अब हम आगे टॉपिक पे चलते हैं। आगे देखिए क्या है। देखिए, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना। अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? अर्थव्यवस्था की संरचना। उत्पादन के अर्थ आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभक्त किया गया है। हमने पहले ही आपको बताया था कि उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, आप लोगों को देखने और थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब सबसे पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या? सबसे पहला भाग जो होता है उसको कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। देखिए, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सिंपली है कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, प्राकृतिक संसाधन हमारे पास क्या है? भूमि है, हमारे पास दूसरा प्राकृतिक संसाधन क्या है? जल है। ठीक है, तो भूमि, जल, पहाड़, पत्थर, नदियां, इन सभी का प्रयोग करके, ठीक है, जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पहला लाइन आप लोग क्लियर है कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद हम कृषि, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, अतः इसे कृषि क्षेत्र एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। यानी कि अधिकांश जो प्राकृतिक उत्पाद हम किससे प्राप्त करते हैं? कृषि से, पशुपालन से, मत्स्य से, वनों से,
प्राप्त करते हैं। अतः इसी कृषि का क्षेत्र में उसके सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र आप लोग समझ गए। प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो क्या कहलाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। क्या क्या आएगा, तो सबसे पहला तो आप लोग समझ गए कृषि का काम हो गया, उसके बाद डेयरी का काम हो गया, उसके बाद मत्स्य का काम हो गया, वनों का काम, मत्स्य का पालन हो गया, वनों की जो वन हम लगाते हैं उससे जो होता है। अतः इसे कृषि क्षेत्र एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। अब उसके बाद आप लोगों का क्या है दूसरा, तो हम लोग अब दूसरा पर विचार करेंगे। दूसरा देखिए क्या है, द्वितीयक क्षेत्र। दूसरा क्या है, द्वितीयक क्षेत्र। तो अब द्वितीयक क्षेत्र पे चलिए। द्वितीयक क्षेत्र, यहां वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि इसके माध्यम से निर्मित किए जाते हैं। देखिए यहां पे जो वस्तु है वो सीधे प्रकृति से उत्पादन नहीं होता है। जो हमने प्राकृतिक से उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में किया उसके माध्यम से क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र में वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे हमने प्राकृतिक क्षेत्र में कपास किया, कपास से हम अब कपड़ा जो बनाएंगे वो किस सेक्टर में आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र से जो हमें वस्तु प्राप्त हुआ उस वस्तु का हम प्रयोग करके, उस वस्तु का क्या करके, प्रयोग करके, उस वस्तु का हम प्रयोग करके जो एक नए वस्तु का निर्माण करते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। निर्माण की यह प्रक्रिया, निर्माण की जो यह प्रक्रिया है घर, कार्यशाला अथवा कारखानों में होती है, अतः इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र से तो हम पहले उत्पादन कर लिए, उस उत्पादन से एक नया वस्तु का निर्माण करेंगे, वन बना, वन से हमने लकड़ी प्राप्त किया, अब लकड़ी से जो हम मान लीजिए मेज बनाएंगे, कुर्सी बनाएंगे, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद इसीलिए द्वितीयक क्षेत्र चूंकि उद्योग से संबंध रखता है इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कुटीर, लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योग शामिल किए जाते हैं। तो हमने दूसरा क्या पढ़ लिया, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र समझ गए। प्राथमिक क्षेत्र में हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तु का निर्माण करते हैं, वो जो वस्तु निर्माण होता है, ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। अब उस वस्तु से एक नए वस्तु का निर्माण जब हम करते हैं तो किस में आ गया, द्वितीयक क्षेत्र में। अब सिंपल समझ लीजिए, हमने ईख का उत्पादन किया तो क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र। उस ईख से हमने गुड़ बना लिया, हमने चीनी बना लिया, तो कौन से क्षेत्र में आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। तो हमने प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र पढ़ लिया। अब हमें आगे पढ़ना है तृतीयक क्षेत्र। क्या पढ़ना है, तृतीयक क्षेत्र। अब आपको तृतीयक क्षेत्र पढ़ना है तो थोड़ा तृतीयक क्षेत्र के बारे में समझ लीजिए क्या होता है। चलिए हम लोग आप तृतीयक क्षेत्र पढ़ेंगे, तृतीयक क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि तृतीयक क्षेत्र आखिर है क्या। चलिए, यह क्षेत्र वस्तु का उत्पादन नहीं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र का सहयोग करती है। तृतीयक क्षेत्र में वस्तु का उत्पादन नहीं होता है बल्कि होता क्या है कि उत्पादन प्रक्रिया में जो प्राथमिक क्षेत्र में भी उत्पादन हुआ प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से, और द्वितीयक क्षेत्र में भी उत्पादन ही हुआ प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त वस्तु से एक नए वस्तु का निर्माण करके। तो दोनों का काम होता है उत्पादन करना ही, लेकिन इसका जो यह तृतीयक क्षेत्र है यह उत्पादन का काम नहीं करता है बल्कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को क्या करता है, सहायता करता है, सहयोग करता है। कैसे सहयोग करता है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अपने खेत में ईख का खेती किया, ईख उगाया, लेकिन क्या उस ईख से चीनी में उसके खेत में कन्वर्ट हो जाएगा? उसके लिए उस ईख को उठा करके कहां ले जाना होगा, सीधे ले जाना होगा कारखाना में। उस कारखाना में जब वो पहुंचेगा तब जाकर के ना वो चीनी बनेगा जी। ठीक है, कपास की खेती खेत में हो जाएगी लेकिन क्या कपड़ा खेत में बन जाएगा, उसके लिए कहां जाना होगा, कारखाना में। तो उस वहां से खेत से कारखाना तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, गाड़ी चाहिए, चाहे हम ट्रक से ले जाएंगे, रेलवे से ले जाएंगे,
कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ना जी। तो जो ट्रक हो गया, रेलवे हो गया, वो क्या कौन सा माध्यम है? सेवा क्षेत्र का। कौन सा क्षेत्र का? सेवा क्षेत्र का। इसमें आपको बैंक आ गया, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका परिवहन आ गया, संचार आ गया, व्यापार तथा अन्य सेवाएं आती है, अतः इसे सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। यह जो तृतीय क्षेत्र है उसका एक और नाम है सर्विस सेक्टर। क्या नाम है? सर्विस सेक्टर। तो अगर कोई पूछे आप लोगों से, हम जब पढ़ रहे थे अभी हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे थे? अर्थव्यवस्था के 3 वो रूप पढ़े हैं। चलिए, हमने अभी अर्थव्यवस्था के संरचना में एक पढ़ा प्राथमिक क्षेत्र, एक क्या पढ़ा? प्राथमिक क्षेत्र पढ़ा, फिर द्वितीय क्षेत्र पढ़ा, फिर तृतीय क्षेत्र पढ़ा। तो इस तीनों क्षेत्रों को समझने में किसी को कोई दिक्कत? इस तीनों क्षेत्रों को समझने में किसी को कोई दिक्कत है? बताइए तो। चलिए, अर्थव्यवस्था के संचार में प्राथमिक क्षेत्र भी समझ गए। अर्थव्यवस्था की संरचना के कितने क्षेत्र? 3। प्राथमिक क्षेत्र सिंपल में समझ लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र मतलब क्या हुआ? जो प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से हम जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो कौन सा क्षेत्र में आ गया? प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, ठीक है। जैसे गाय का पालन पोषण करके हमने दूध का उत्पादन किया, वो कौन सा क्षेत्र हो गया? प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन उस दूध के माध्यम से हम दुकान पे उस दूध को ले गए, दूध को पनीर में कन्वर्ट कर दिया गया, तो यह आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। फिर ये कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र समझ गए क्या होता है। द्वितीय क्षेत्र माने प्राथमिक क्षेत्र से जो हमें वस्तु प्राप्त होता है उसका हम प्रयोग करके एक नए वस्तु का निर्माण करते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र हो गया। तृतीय क्षेत्र, तो इस दोनों क्षेत्रों को सही से चलाया जा सके, इसके सहयोग के लिए तृतीय क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो हम लोग ने ये 3 चीज कंप्लीट कर लिया। अब चलिए अब हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था का प्रकार। तो यहां पे है उत्पादन के साधनों के स्वामित्व। किसका? उत्पादन के साधनों के स्वामित्व या मालिकाना हक के आधार पर पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यानी कि उत्पादन का जो क्षेत्र है, उत्पादन के जो साधन है, उसके जो स्वामित्व हैं, मालिकाना हक के आधार पर पूरे विश्व में 3 प्रकार के होते हैं। उत्पादन 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था बनाई गई है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था मालिकाना हक के आधार पर कौन कौन बनाया गया है, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए, आगे कह रहा है उत्पादन के साधन में भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस आता है। यानी कि आपको उत्पादन के साधन कौन कौन है? एक तो भूमि है, दूसरे श्रम है, श्रम मतलब मजदूर हो गए, तीसरा आपके पास पूंजी होना चाहिए, चौथा आपके पास संगठन होना चाहिए, और 5वां साहस होना चाहिए सब काम करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो गया? पूंजीवादी। पहला क्या हो गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जिसका प्रयोग वे निजी लाभ के लिए करते हैं। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो होता है, मालिकाना हक जो होता है, वो निजी व्यक्तियों के पास होता है, जिसका प्रयोग वे निजी लाभ के लिए करते हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। देखिए, जितने भी विकसित देश हैं, जितने भी क्या हैं? विकसित देश हैं, उसमें कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो गया आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा कौन सी अर्थव्यवस्था हो गया? समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहां पे है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गया,
देखिए, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश के सरकार के पास अगर होता है, जिसका प्रयोग समाज के लाभ के लिए किया जाता है। समाजवादी मतलब क्या हुआ? समाजवादी अर्थव्यवस्था तब होगा जब उत्पादन के जो भी साधन है उस पर मालिकाना हक किसका हो? देश के सरकार का हो। अब जब सरकार का है तो सरकार के तो सारे भी जनता होते हैं ना, सारा जनता सरकार के, सारे जनता के बारे में सरकार सोचती है। तो अगर वो व्यवस्था है जहां पे सरकार के पास उत्पादन के सभी साधन हैं या उस पर उत्पादन के साधन पर सरकार का स्वामित्व है, तो उसको हम समाजवादी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, पूंजीवादी में क्या हुआ? उत्पादन के साधन पर जो स्वामित्व होता है वो निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। निजी व्यक्ति के हाथ में होगा तो वही ना लाभ लेगा जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्योंकि वो जो साधन का प्रयोग करेगा अपने निजी लाभ के लिए करेगा, इसलिए वो क्या हो गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, ये सब क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सिंपल सी बात है कि उत्पादन के जो भी साधन है या जो भी स्वामित्व है उस पर किसका हक होना चाहिए? सरकार के पास होना चाहिए। उत्पादन के सभी साधन पर स्वामित्व किसका हो? सरकार के पास हो, तो उसको हम बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्यों? क्योंकि सरकार किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं सोचता है। सरकार जब भी कोई निर्णय लेता है तो देश के सभी जनता को ध्यान में रख करके निर्णय लेता है। तो जब पूरे समाज को ध्यान में रख करके निर्णय लिया जाएगा तो कौन सी अर्थव्यवस्था हो जाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा क्या हो गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होती है। कुछ ही भाग जो है सरकार के पास है और कुछ भाग निजी व्यक्तियों के पास होता है। तो यह व्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी व्यवस्था का मिश्रण है, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब थोड़ा देखिए, हमारे यहां बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिस पर कुछ चीजों पर सिर्फ और सिर्फ सरकार का अधिकार है। तो सरकार का अधिकार है तो कौन सी अर्थव्यवस्था में आ जाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिस पर क्या होगा? निजी व्यक्तियों का अधिकार है। अब रिलायंस कंपनी के पास जो भी संसाधन मौजूद है उस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक का अधिकार है ना जी, तो कौन सा अर्थव्यवस्था में आ गए? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, जिस पर सरकार का अधिकार है तो कौन सी अर्थव्यवस्था में आ गए हो? वो आ गए समाजवादी अर्थव्यवस्था में। और जिन पर कुछ भाग, जो कुछ अधिकार जो है सरकार का भी है और कुछ अधिकार क्या है? निजी लोगों को भी है, तो उसको हम कौन सी अर्थव्यवस्था बोलेंगे? मिश्रित। मिश्रित मतलब क्या हुआ? दोनों मिला हुआ, कुछ भाग सरकार का और कुछ भाग किसका? निजी व्यक्तियों का, जो पूंजीपति लोग हैं उनका। दोनों का जब मिला जुला अधिकार है तो क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम लोग इसको पढ़ लिए। अब अगर कोई पूछे आप लोगों से कि अर्थव्यवस्था के प्रकार बताइए, तो सिंपली बताना है कि मलिकाना हक के आधार पर या उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर पूरे विश्व में कितने प्रकार के हैं जी? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। सबसे पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सिंपली पूंजी मतलब क्या हुआ? अगर संसाधन के, जो उत्पादन के संसाधन है उस पर किसका अधिकार हो? निजी व्यक्तियों का अधिकार हो, तो कौन सा हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर उत्पादन के संसाधन पर किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो, तो हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। और अगर उत्पादन के साधनों पर कुछ भाग पर सरकार का और कुछ भाग पर निजी व्यक्तियों का अधिकार हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का मलिकाना हक के आधार पर पूरे विश्व में 3 ही प्रकार है। यही 3 प्रकार आपको और एग्जाम में पूछे जाते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंक में आपसे पूछ दिया जाएगा, बताइए अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? तो आप लिखेंगे स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार? 3 प्रकार है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। इसमें थोड़ा आगे बढ़ने से पहले किसी को कोई अगर दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, वैसे जुड़ के भी पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब यहां पे
अब अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास तो हुआ होगा, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, अर्थात तीन गो क्षेत्र पढ़े हम लोग। पहला हो गया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का जो विकास है उसमें तीनों क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उत्पादन का स्तर ऊंचा करना है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अर्थशास्त्रियों ने अंतर बताया है। अब कोई पूछेगा अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा, तो सामान्य सी बात है कि अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार हैं। कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो अगर तीनों में उत्पादन अधिक होगा, तीनों में क्या होगा? उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन का स्तर ऊंचा उठेगा, तो आर्थिक विकास भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो सिंपल अगर कोई पूछे आर्थिक विकास क्या है या अर्थव्यवस्था का विकास क्या है, हमें पूछ दे कि अर्थव्यवस्था का विकास क्या है, तो आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्षेत्रों में उत्पादन का स्तर ऊंचा करना है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अर्थशास्त्रियों ने अंतर बताया है। अब देखिए, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अर्थशास्त्रियों ने अंतर बताइए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछ देंगे कि बताइए आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। देखिए, हम यहां पे अंतर आप लोगों को लिख दिए हैं। आर्थिक विकास इधर है, क्या है? आर्थिक विकास विकसित देशों के विकास से संबंधित अवधारणा है। आर्थिक विकास किससे संबंधित है? विकसित देशों के विकास से संबंधित अवधारणा है। आर्थिक वृद्धि विकासशील देशों के विकास से संबंधित अवधारणा है। देखिए, आर्थिक विकास किससे संबंधित कॉन्सेप्ट है? जो विकसित देश है, जापान हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया। और आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि किसके लिए है? विकासशील देशों के लिए। भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, इसके लिए क्या है? आर्थिक वृद्धि विकासशील देशों के विकास से संबंधित अवधारणा है। आर्थिक विकास में आकस्मिक तथा रुक रुक कर परिवर्तन आते हैं। आर्थिक विकास जो होता है तो उसमें आकस्मिक तथा रुक रुक करके क्या आता है? परिवर्तन आता है। जबकि आर्थिक वृद्धि में एक क्रमिक दीर्घकाल में स्थिर प्रक्रिया है। आर्थिक वृद्धि एक क्रमिक और दीर्घकाल में स्थिर प्रक्रिया, माने धीरे धीरे चलता रहेगा ये, ठीक है, क्रमिक रूप से आगे बढ़ता रहेगा। आर्थिक विकास के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संस्थागत परिवर्तन होता है। आर्थिक विकास के अंतर्गत जो है उत्पादकता तो बढ़ता ही है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, और साथ साथ होता क्या है कि तकनीक में भी परिवर्तन होता है, ठीक है, और संस्थागत परिवर्तन होता है। तकनीकी में संस्थागत, प्रत्येक संस्था में नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं, नए चीजों के बारे में सोचते हैं। जबकि आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि होती है। आर्थिक वृद्धि में तकनीक में परिवर्तन नहीं होता है, खाली उत्पादकता बढ़ता है। जबकि आर्थिक विकास में उत्पादकता तो बढ़ता है ही, बल्कि नए नए तकनीक भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में यहाँ पे अंतर पढ़ा, जो बिहार बोर्ड में आजकल 2 अंक में अधिकतर पूछा जाना शुरू कर दिया है। चलिए, अब जो है हम लोग मौद्रिक विकास, अब हम लोग किस पर पढ़ेंगे? मौद्रिक विकास के बारे में जानेंगे। मौद्रिक विकास क्या होता है? तो मौद्रिक विकास के बारे में हम लोग जानेंगे अब कि मौद्रिक विकास क्या होता है। इस पर अब हम लोग पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास समझ गए? चलिए, मौद्रिक विकास, यहां पे थोड़ा देखिए हमने क्या लिखा है कि मौद्रिक विकास के अंतर्गत मुद्रा के आगमन से आधुनिक मुद्रा के प्रचलन तक के काल को शामिल करते हैं। मुद्रा के आगमन से कब तक? आधुनिक मुद्रा के प्रचलन तक के काल को शामिल करते हैं। काल मतलब होता है समय जी। किसको शामिल करते हैं? समय को। कब से? जब से मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ तब से लेकर के आधुनिक जो मुद्रा का प्रचलन है। आप लोगों को पता होगा कि पहले जो होता था, जो लेन देन होता था व्यक्तियों के बीच में, कैसे होता था? वस्तु के रूप में। किसी के पास एक वस्तु है ज्यादा तो वो वस्तु उसको दिया, और जो वस्तु कम है उसके बदले में उसको दूसरा वस्तु। मुद्रा का काम वस्तु करता था। आप लोग देखे होंगे गांव घर में क्या होता था। बचपन में आप लोग देखते होइएगा कि हम लोग मसूर का दाल उठा लेते थे, और बर्फ बेचने आता था उसको दे देते थे, उसके बदले में हमको 2 गो बर्फ मिलता था, 4 गो बर्फ मिलता था। तो वहां पे क्या हुआ?
कहीं पे मुद्रा आया जी? वस्तु का हस्तांतरण हुआ। हमारे पास मसूर का दाल था और उसके पास क्या था? बर्फ था, तो बदल लिए, ठीक है। तो वो क्या हुआ? वस्तु का हस्तांतरण। वो भी मुद्रा का काम करती थी, लेकिन वस्तुओं का हस्तांतरण। उसके बाद फिर सिक्का आया, धातु मुद्रा के रूप में आया, ठीक है। धीरे धीरे नोट आया, ठीक है। अब तो प्लास्टिक मनी आ गया, अब तो डिजिटल मनी भी आ गया ना, ऑनलाइन पेमेंट हम लोग करना शुरू कर दिए हैं। तो धीरे धीरे मुद्रा का क्या हुआ? विकास हुआ। मुद्रा के आगमन से पूर्व, हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? मुद्रा के आगमन से पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। अभी बताए हैं कि मुद्रा आने से पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली, किसका प्रचलन था? वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या था? यहां पे प्रचलन था। माने एक वस्तु दीजिए, उसके बदले में आपको दूसरा वस्तु मिल जाएगा। उसके बाद फिर देखिए आगे क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु ही मुद्रा के रूप में कार्य करता था और एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। अभी हम आप लोगों को बताए थे कि पहले जमाने में क्या होता था कि एगो वस्तु दीजिए और दूसरी वस्तु आप उससे क्या कर लीजिए? ले लीजिए। हम अपना एग्जाम्पल भी दिए हैं। जब हम लोग बचपन में थे ना, तो बर्फ आता था बिकने के लिए, या कोई भी सामान जो आया बिकने के लिए, तो हम लोग चावल दे देते थे, उसके बदले में हमको सामान मिल जाता था। दाल दे देते थे, उसके बदले में मिल जाता था। चूंकि खेत से गेहूं, चावल, दाल ये सब क्या होता था? उपज करके आता था। गेहूं उपज के आता था, धान उपज के आता था, उससे चावल बना लिया जाता था घर पे, ठीक है। तो ये सब जो उपज करके आया, तो हम लोगों के पास तो अन्न तो होता था, लेकिन मुद्रा का अभाव था। मुद्रा तो मिलता नहीं था। तो हम लोगों का अब कुछ लेने का मन है, तो हम लोग जाते थे, थोड़ा दाल ले लिए, मम्मी से मांग लिया, उसको दे दिए, या सूखने के लिए जब पड़ा रहता था, जिस टाइम होता था, उस टाइम वो दाल उठा करके बर्फ वाले को दे दिया और 2 बर्फ मिल गया। हम लोग भी देखे हैं, लेकिन उस टाइम में वो प्रचलन में था नहीं, लोग ले लेते थे, ठीक है। लेकिन बहुत पहले आप चलिए तो प्रचलन में ही था कि जिसके पास वो एक वस्तु था, वो वस्तु दिया और उसके बदले में दूसरे वस्तु ले लेता था। आधुनिक समय में, अब वर्तमान की बात कीजिए, प्लास्टिक मुद्रा जैसे एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड का प्रचलन है। अब आधुनिक समय में क्या है जी? एटीएम पर जाओ, प्लास्टिक मुद्रा है तुम्हारे पास, एटीएम पे जाओ या कहीं भी जाओ, अब तुम्हारा ट्रांजैक्शन उसी से हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड से हो जाएगा। एटीएम का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ दिया गया है। मैं 10th के बोर्ड में पूछा है 2 नंबर में एटीएम का, या 1 नंबर में पूछेगा एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए, अब यहां पे है कि जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बिना विलंब के बैंक के माध्यम से लेन देन करता है, तो बैंक इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहता है। देखिए यहां पे क्या है कि कोर बैंकिंग प्रणाली पूछ देगा आपको कि कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होता है। कि तो जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब का, माने बिना समय लगाए ही बैंक के माध्यम से लेन देन करता है, तो बैंक के इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पिताजी कोलकाता, दिल्ली, मुंबई में काम करते होंगे और आपके माताजी घर पे रहते होंगे। पिताजी वहां पे कमाए, वहां का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रुपया आपके जा करके, या पंजाब नेशनल बैंक में जा करके दिल्ली में जमा करवा दिए, और यहां आपकी मम्मी गई बैंक से निकाल ली, आप गए एटीएम से निकाल लिए। तो ये जो हुआ काम, यही तो क्या है? कोर बैंकिंग प्रणाली है ना जी। दिल्ली में रुपया डाला गया खाता पर और बिहार में निकाल लिया गया ना, तो ये क्या हो गया? कोर बैंकिंग प्रणाली। कौन सी प्रणाली हो गई? कोर बैंकिंग प्रणाली। तो यहां पे हम लोगों ने क्या सीखा? मौद्रिक विकास। कौन सा विकास? मुद्रा का विकास। मुद्रा का विकास कैसे कैसे हुआ? सबसे पहले क्या चीज प्रचलित में था? वस्तु विनिमय प्रणाली। कौन सा विनिमय प्रणाली? वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद फिर क्या आया? मुद्रा का कार्य करता था, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। फिर नोट आया, सिक्का आया ना। धीरे धीरे अब प्लास्टिक मनी पर आकर के हम लोग रुक गए हैं, डिजिटल मनी पर आकर के हम लोग क्या हुए हैं? रुक गए हैं। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक, हम लोग अभी यहीं पे हैं।
थोड़ा इसको आप लोग जान लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले पेज पे चलेंगे। चलिए, आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। यहां पे आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक, इसमें है राष्ट्रीय आय। तो किसी देश में एक वर्ष के अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब देखिए, आप लोगों को पूछ देगा नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो क्या बताएंगे कि किसी देश में एक वर्ष के अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को, जितना भी वस्तु उत्पादित हुआ और जो भी सेवा उत्पादित हुआ, उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा उसके योग को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। क्या बोलते हैं उसको हम, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। क्या किसी को है इसमें कोई दिक्कत जी? कोई पूछे कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो सिंपल, एक वर्ष के अंदर में देश में जितना वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है उसका जो मौद्रिक मूल्य है उसी को हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय बोलेंगे। क्लियर है आप लोग? 2 नंबर में पूछा जाता है आजकल, याद कर लीजिएगा अच्छे से। प्रति व्यक्ति आय, अब सिंपल है, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से, जितना एक राष्ट्र का आय हुआ, कुल आय हुआ, उसको जब कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो अब प्रति व्यक्ति आय कहलाता है ना। मान लीजिए अगर बोले प्रति व्यक्ति आय बताइए, अब प्रति व्यक्ति आय कैसे बताएंगे, तो पूरे देश का पैसा जितना हुआ कुल राष्ट्रीय आय, उसको जब देश की जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। अब आप लोग थोड़ा अपने परिवार का उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए आपके पिताजी महीने का 10,000 कमाते हैं, आप घर में 4 आदमी हैं, तो अगर कोई पूछेगा पारिवारिक आय कितना है तो क्या बताइएगा, 10,000। और बोलेगा प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो 10,000 को 4 से भाग दे देंगे, कितना निकल जाएगा, 2500, क्योंकि परिवार में 4 आदमी है। लेकिन देश में, अब जब देश की बात आए प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, देश के कुल राष्ट्रीय आय से, ठीक है, देश के कुल जनसंख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, जो निकलेगा वही क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। तो अगर पूछेगा प्रति व्यक्ति आय क्या होता है तो बता देंगे, क्या बताएंगे, राष्ट्रीय आय में जब देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है तो जो आता है वही क्या हो जाता है आपका, प्रति व्यक्ति आय। चलिए, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि विगत वर्षों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देखा गया है कि पूछ देता है कि यूएनडीपी का पूरा नाम क्या होता है। अब बताइए क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब अगर पूछ देगा कि एचडीआर का पूरा नाम क्या होता है तो क्या बताएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अब जो है थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए, अब जो है मानव विकास सूचकांक के में विभिन्न देशों की तुलना, मानव विकास सूचकांक जो है, मानव विकास सूचकांक में विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। देखिए, अब क्या होता है ना, जब भी मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है कि किस देश का मानव सूचकांक अधिक होगा, तो उसकी गणना के लिए 3 गो चीज देखा जाता है। पहला तो शैक्षिक स्तर देखा जाता है कि भाई वहां के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, दूसरा स्वास्थ्य स्थिति देखा जाता है, और तीसरा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। इसलिए एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बराबर जीवन आशा सूचकांक जो है, शिक्षा प्राप्ति सूचकांक और जीवन स्तर सूचकांक का औसत होता है। एचडीआई तीनों सूचकांकों का औसत होता है। पैमाने पर सभी देशों की एचडीआई दर जो होता है 0 होती है। पैमाना जब होता है तो सभी एचडीआई का दर क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। चलिए, आर्थिक नियोजन के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा। चलिए, यहां पे आर्थिक नियोजन,
राष्ट्र की प्राथमिकताओं के आधार पर एक निश्चित अवधि के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का विकास हेतु प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन है। पहले नियोजन समझ लीजिए क्या होता है। नियोजन मतलब क्या हुआ ना, भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाना, कल क्या होगा उसके बारे में आज अनुमान लगा लेना ही नियोजन कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत? तो यहां पे क्या है, आर्थिक नियोजन। क्या है? आर्थिक नियोजन। तो क्या होगा, राष्ट्र के प्राथमिकताओं के आधार पर एक निश्चित अवधि के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का विकास हेतु प्रयोग करना ही क्या है, आर्थिक नियोजन है। इन योजनाओं का प्रारूप योजना आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? योजना आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग जो थी उसकी स्थापना कब हुआ था जी? 1950 में हुआ था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ, तो क्या बताएंगे? योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ। अब थोड़ा आगे आइए। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो भी उस समय देश का प्रधानमंत्री होगा उस योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। क्लियर है आप लोग? अब थोड़ा आगे आइए। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। अब देखिए, जब हमारे देश के नए प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री मोदी बने ना, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो जब उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली, उन्होंने कार्यभार संभाला, तो उन्होंने योजना आयोग का नाम बदल दिया। अब योजना आयोग के नाम पर क्या कर दिया उन्होंने? नीति आयोग कर दिया। जिसे यहां पे लिख दिया ना, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के आधार स्थान पर बनाया गया है। अब नीति आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो पदेन अध्यक्ष वही होंगे, प्रधानमंत्री, लेकिन नाम बदल दिए योजना आयोग से, उसको क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिए। नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय विकास परिषद, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1912, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसका गठन जो हुआ था ना जी, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ, तो 6 अगस्त 1952 को। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। अब देखिए, ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी जो है उसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच, योजना आयोग जो था उसके बीच तालमेल बन सके। योजना आयोग अब क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है। तो तालमेल बन सके उसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को। और हुआ क्या, बोला कि देखिए हर एक राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसके सदस्य होंगे, पदेन सदस्य होंगे, और भारत के जो प्रधानमंत्री है वो इसके क्या होंगे? पदेन अध्यक्ष होंगे नीति आयोग के। ठीक है, अब देखिए आगे फिर है अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए पहला नंबर चैप्टर जो है आप लोगों का, उसमें ये सब कुछ टोटल, इस नोट्स को अगर पढ़ लीजिएगा ना जी तो आपको आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसके ज्यादा नहीं पूछता है बिहार बोर्ड, बस इसको अच्छे से देख लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। देखिए उसके आगे हम लोग पढ़े आधारिक संरचना। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, ठीक है, कॉलेज, अस्पताल आदि जो देश के आर्थिक विकास का आधार है उसको आधारिक संरचना कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आधारिक संरचना। पूछेगा एग्जाम में कि बताओ आधारिक संरचना क्या होता है, तो क्या बताएंगे? वे सभी तत्व जैसे बिजली हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अस्पताल हो गया आदि जो देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है, के आधार को, ठीक है, आर्थिक विकास का आधार है, आधारिक संरचना कहलाता है। क्लियर है आप लोग? ये 2 नंबर में पूछा गया है कभी कभी। अब उसके बाद जो हम लोग
थोड़ा बिहार के विकास की स्थिति पढ़ लेते हैं। आधारिक संरचना के विकास की दृष्टि से, जब आधारिक संरचना के हम विकास की दृष्टि पर देखेंगे, किसको देखेंगे? आधारिक संरचना को हम जब विकास के दृष्टि पर देखेंगे, चलिए, आधारिक संरचना के विकास के दृष्टि से बिहार अन्य विकसित राज्यों की तुलना में बहुत पीछे है। वो तो हम लोग जानबे करते हैं ना जी। बिहार जो है आर्थिक विकास को अगर आधार माना जाए, आधारिक चीज को या आधारिक संरचना को अगर आधार माना जाए तो बिहार बहुत पीछे है। हम लोग काहे पढ़ेंगे जी, वो तो हम देखते करते हैं। अब बिजली का सुधार हो गया, ना तो बिजली था यहाँ पे, ना सड़क था, ठीक है। अब सड़क भी बन गया, लेकिन गांव में अभी भी दिक्कत है। जो गांव में रहते होंगे वहां पे अभी भी सड़क की समस्या है, वहां अभी भी जल जमाव होता है। तो उसको आधार अगर माना जाए तो अन्य राज्यों की तुलना में ये पीछे है। यहाँ की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं दोनों ही बहुत कमजोर एवं निम्न स्तर की है। यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं दोनों ही बहुत कमजोर एवं निम्न स्तर की है। निम्न स्तर मतलब क्या हुआ? एकदम गिरा हुआ है यहाँ की जो आर्थिक संरचना है, जिसके पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है। अब आखिर हम लोग पिछड़ापन में क्यों आ गए हैं? बिहार आखिर क्यों पिछड़ रहा है? कोई ना कोई कारण होगा ना जी। अन्य राज्यों की अपेक्षा हम लोग पिछड़ेपन में आ गए, तो आखिर उसके क्या कारण है? आपको एग्जाम में पूछ देगा कि बिहार के विकास में जो बाधा है वो क्या है, आखिर हम पिछड़ेपन में क्यों आ गए? तो पहला, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर ज्यादा होगा ना जी, तो निश्चित रूप से विकास वहां पे रुक जाता है। क्यों रुकता है उसको समझ लीजिए। अब मान लीजिए किसी के परिवार में, दो परिवार का उदाहरण ले लीजिए। एगो परिवार है जो महीने का 15,000 कमाता है वो परिवार का आदमी, और एक परिवार है जहां का आदमी मिलकर के महीने का 40,000 कमाता है। अगर पूछा जाए कि कौन परिवार जो है बेहतर है, तुरंत लोग बोल देगा 40,000 वाला बेहतर है। लेकिन थोड़ा यहाँ पे क्लोज सुन लीजिए, बोलेगा कि 15,000 जिस परिवार की मासिक आय है वहां पर परिवार की जनसंख्या जो है 5 गो है, तो 15,000 कमाता है, 5 गो व्यक्ति उसमें जनसंख्या है, तो प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया जी? 3,000। और बोलेगा 40,000 वाला जो है उसमें परिवार की जनसंख्या 20 गोटे है, 20 लोग है, तो जब ये 20 लोग है तो प्रति व्यक्ति आय कितना पे आ गया? 2,000 पर। अब बताइए, जो प्रति व्यक्ति आय एक परिवार का 3,000 है, एक परिवार का 2,000 है, तो कौन परिवार बेहतर हुआ? 15,000 कमाने वाला परिवार बेहतर हुआ ना जी, कि 5 आदमी मिलकर के उतना कर ले रहा है, कि 20 आदमी वाला 40,000 वाला ज्यादा हुआ। तो यहाँ पे हम एक चीज सीखे इस उदाहरण के थ्रू कि क्या होता है, जनसंख्या ज्यादा होगा ना तो इनकम ज्यादा भी होगा, तो बाद में प्रति व्यक्ति में कम हो जाता है। और जनसंख्या कम रहेगा तो कनिकवा इनकम रहता है तो प्रति व्यक्ति में ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ बात कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या एक पहला कारण है बिहार के पिछड़ेपन का। आधारिक संरचना का अभाव, देखिए यहाँ पे ना तो उस स्टैंडर्ड के स्कूल हैं गांव में, ना तो उस स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल बनाया गया है, ना सड़क की व्यवस्था है, ना परिवहन की उस तरह की व्यवस्था है। यानी कि जो आधारभूत संरचना है वो सारे के सारे यहाँ पर कमजोर हैं। तो जब ये कमजोर है तो बिहार आर्थिक स्थिति में भी क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। कृषि पर निर्भरता, अब देखिए यहाँ पर अगर आपको पूछ दे कि बताओ बिहार में सबसे बढ़िया बिजनेसमैन कौन, नाम नहीं याद आएगा आपको, सीधे दिमाग जाएगा कहीं पे मुकेश अंबानी पर। वो है जी बिहार का? नहीं है। तो नहीं है तो बताइए बिहार का अगर आपको बोल दिया अचानक से कि 5 गो बढ़िया बिजनेसमैन का नाम बताओ, नहीं होगा। लेकिन अब ये बोल दिया आपको महाराष्ट्र को 5 गो बिजनेसमैन का नाम बताइए, तो तुरंत मुकेश अनिल का नाम ले लीजिएगा, तो भाई तो वही हो गया जी, और ढूंढ लेंगे उसी में से। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि सब आदमी कृषि काम पर निर्भर है, ठीक है, खाली यहाँ पे खेती गृहस्थी में लगा रहता है सब। तो कृषि पर निर्भरता रखिएगा। कृषियों वाला वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं होता है जी, भगवान भरोसे होता है। तो कृषि पर जो आधारित है यहाँ का लोग, तो कृषि पर आधारित होगा तो इनकम कम होगा, उपज होगा नहीं तो इनकम कम होगा तो धीरे धीरे क्या होगा? लोग गरीब होते जा रहा है। चौथा है बाढ़ तथा सूखा से क्षति। एक तो कृषि पर आधारित है
कोनो बार सुनिएगा समाचार में कि बिहार में इतना भयंकर बाढ़ आया कि सबको दहा के ले गया। लो, एक तो पहले सब हामी में था, ऊपर से वो ले हो गया, और उसके बाद क्या होता है, मुख्यमंत्री आके कहते हैं दाहर का 6,000 रुपया मिलेगा सबको। बताइए, यहाँ पे लाखों का लाख लॉस लग गया, 6,000 से गरीबी दूर होने वाला है जी। तो एक कमी वो भी है। क्या बाढ़ तथा सूखा, किसी बार इतना पानी हुआ कि दहा करके रख दिया, किसी जगह इतना कम वर्षा हुआ कि एकदम जराए दिया सारा को, जो भी पौधा निकले था उसको एकदम खत्म कर दिया। अब औद्योगिक पिछड़ापन, यहाँ पे जो उद्योग नहीं लगाया गया, उद्योग और धंधा, इसलिए ना यहाँ के लोगों को काम करने के लिए जाना पड़ता है जी। बिहार का लोग दिल्ली जाता है, कोलकाता जाता है, मुंबई जाता है, गुजरात जाता है। यहाँ पर जो उद्योग लगा दिया जाए, यहाँ पे जो औद्योगिक संस्था खोल दिया जाए, तो सब यहीं पे काम करेंगे। और यहाँ पे काम करेंगे तो आप जानवे करते हैं, जब कमाइएगा लोग धनी कैसे होगा? आपका महीने का इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है, तो बचत होगा, धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो यहाँ पे एक कारण औद्योगिक पिछड़ापन भी, हम लोग उद्योग धंधे में बहुत ही पीछे रह गए हैं। आगे है खराब विधि व्यवस्था। एक तो गरीबी है, तो गरीबी तो जानबे करते हैं बिहार में पिछड़ेपन का एक कारण गरीबी भी है। यहाँ पे लोग सोच के भी बहुत कुछ नहीं सोच पाता है, रुपया के अभाव में। बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, मैट्रिक में 400 नंबर लाया, अब माता पिता के पास रुपये नहीं है, वो चला गया बच्चा बाहर दिल्ली कमाने के लिए। गरीबी है, क्या करेगा? तो एक गरीबी भी कारण है कि यहाँ के लोग पिछड़ेपन के शिकायत में आ रहे हैं, पिछड़ रहे हैं धीरे धीरे। खराब विधि व्यवस्था, यहाँ का कानून व्यवस्था बड़ा खराब है जी। एक पिछड़ापन का एक कारण यो भी है, खराब विधि व्यवस्था। यहाँ के पर कोई व्यवसाय जो नहीं करना चाहता है, अब मान लीजिए बड़ा कंपनी वाला आएगा, तुरंत 4 गो वहां पर रंगदार पहुंच गए, काम करते हो यहाँ पे बिहार में काम करोगे, लाओ हमको पहले 10 लाख रुपया। ये विधि व्यवस्था खराब है, इसलिए बाहर का कोई व्यापारी ना आना चाहता है, ना बिहार का कोई जो पूंजीपति है वो यहाँ पे लगाना चाहता है, इसलिए उद्योग धंधा नहीं खुल रहा है। तो एक ये भी कारण है जी, खराब विधि व्यवस्था। और अगला क्या है? कुशल प्रशासन एवं प्रबंध का अभाव। प्रशासन समझते हैं ना जी, एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है उसको अंग्रेजी में। प्रशासन यहाँ पर कुशल नहीं है, उसका अभाव पाया गया है। अगर आपको व्यापार करना होगा तो 10 बार आप जोड़ते रहिएगा, डीएम ऑफिस, ठीक है, और कितने कितने ऑफिस आपको घुमा देगा कि यहाँ जाइए ये कागजबा वहां बनेगा, यहाँ जाइए वो कागजबा वहां बनेगा। कहने का अर्थ हो गया कि एकदम परेशान कर देगा, आप घूम करके चले जाएंगे, इससे अच्छा तो दूसरे जगह व्यापार कर लिया जाए। तो ये जो है 7-8 गो कारण जो है, प्रमुख कारण है जो बिहार पिछड़ेपन में है। ठीक, तो आपके एग्जाम में आएगा कि बिहार के पिछड़ेपन में के होने के क्या कारण है, तो क्या बताएंगे? बिहार के पिछड़ेपन होने के निम्नलिखित कारण है। पहला, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा, आधारिक संरचना का अभाव। तीसरा, कृषि पर निर्भरता। चौथा, बाढ़ तथा सूखा से क्षति। पांचवा, औद्योगिक पिछड़ापन। छठा, गरीबी। सातवां, खराब विधि व्यवस्था। और आठवां, कुशल प्रशासन का अभाव। तो ये आप लोगों का पहला नंबर जो चैप्टर था, कौन सा? 10th के इकोनॉमिक्स का, उसका पूरा हो गया। इससे ज्यादा आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं है, इतना खाली देख लीजिए ना, तो इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिवो बन जाएगा, एग्जाम में पूछेगा तो, और सारा सब्जेक्टिवो बन जाएगा। और बड़ा ही रोचक विषय है इकोनॉमिक्स, इसको जितना अच्छे से पढ़िएगा 10th लेवल पर, आगे उसको उतना ही काम आएगा। अरे नामे है इसका, क्या नाम है इकोनॉमिक्स का, जानते हैं ना? इकोनॉमिक्स मतलब हो गया अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के लिए ना हम लोग लगे हुए हैं, जो भाई पढ़ेंगे लिखेंगे, सब आदमी अच्छा नंबर लाएंगे, अच्छा नौकरी पाएंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, तो इससे क्या होगा? हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो अर्थव्यवस्था को सही से पढ़िए, इकोनॉमिक्स को, अपने आप आपका अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का पहला नंबर चैप्टर, जिसे हम लोगों ने पढ़ा, बारी बारी से पढ़ा, ठीक है। अब आगे है बिहार के पिछड़ेपन को, क्या है? लास्ट है हम लोग,
अब जो है लास्ट में देखिए क्या है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। अब थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या है, बिहार के जो पिछड़ापन है आखिर उसको कैसे दूर किया जाए, कुछ ना कुछ तो होगा। तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय आप बता रहे हैं। पहला, जनसंख्या पर नियंत्रण, जनसंख्या को रोक लो तो धीरे धीरे बढ़ जाओगे। दूसरा, कृषि का तेजी से विकास, कृषि का काम करना खराब नहीं है जी, उपजेगा नहीं तो भोजन हम लोग कहां से करेंगे, लेकिन वो आधुनिक तरीके से होना चाहिए, मेहनत कम और उत्पादन ज्यादा। वो कब होगा, जब आधुनिक रूप से हम उसको करेंगे, तकनीकों का प्रयोग करेंगे। चलिए, बाढ़ पर नियंत्रण, सरकार को कुछ ऐसी उपाय सोचनी चाहिए कि बाढ़ नियंत्रित हो जाए, बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सके। तो एक ये हो गया, बाढ़ पर नियंत्रण पा लिया जाएगा तो क्या होगा, खेती बर्बाद नहीं होगा, किसान का उपज बढ़ेगा, बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हम लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएंगे। आगे है आधारिक संरचना का विकास। देखिए, जो भी आधारिक संरचना है उसका क्या होना चाहिए जी, विकास होना चाहिए। अस्पताल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, जो भी आधारिक संरचना है, बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, तो उसका विकास हो। उद्योगों का विकास, यहाँ पे क्या होना चाहिए, उद्योगों का विकास होना चाहिए, माने नए नए उद्योग लगाने चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा ना, तो इससे लोगों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। गरीबी दूर करना, अब जब यह उद्योग हो जाएगा, लोगों को नौकरी मिलना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे गरीबी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। शांति व्यवस्था की स्थापना करना, यहाँ पे जो लोग व्यापार करने आए उसको सुरक्षा मिले, तो पूंजी लगाएगा, व्यापार करेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार देगा, तो उसके लिए शांति व्यवस्था हो। स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन, अब यहाँ के जो प्रशासन में बैठे लोग हैं उनको एकदम स्वच्छता से, ईमानदारी से काम करना होगा, ठीक है। बहुत सारे ईमानदार प्रशासनिक लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसका कारण यही है, जो स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन हो। उसके बाद केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, बिहार अगर पिछड़ा है जी तो उसको केंद्र अगर अधिक से अधिक संसाधन देगा, जो देश आगे बढ़ सके, राज्य आगे बढ़ सके, तब ना देश आगे बढ़ेगा, तो वो एक हो सकता है उपाय। बिहार के प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव संसाधन के योगदान से बिहार के कृषि एवं कृषि जन उद्योग के विकास से राज्य एवं भारत देश के विकास संभव हो सकता है। देखिए, ये बात सही बोल रहा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, सही पॉइंट दिए हैं कि बिहार के प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव संसाधन, बिहार का आदमी दूसरे दूसरे राज्य में जाकर के बड़ा ईमानदारी से काम करता है, तो कर्मठ मानवीय संसाधन के योगदान से बिहार का जो कृषि एवं कृषि जन उद्योग के विकास से राज्य एवं भारत देश का विकास संभव होगा। पहले राज्य बढ़ेगा, आर्थिक रूप से सक्षम होगा, और जब राज्य का पिछड़ापन दूर हुआ तो देश का भी पिछड़ापन दूर हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं सतत विकास। क्या पढ़ते हैं, सतत विकास। सतत विकास, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है। देखिए, सतत विकास मतलब वह निरंतर विकास, तो विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए क्या हो जाए, पूरा हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सतत विकास। समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तो आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्णों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो उसको ऐसे ही विकास की क्रिया को हम समावेशी ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समावेशी विकास। समावेशी मतलब क्या हुआ, समग्र। तो क्या बताएंगे, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्णों का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाए तथा समाज की कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसी ही विकास की क्रिया को हम समावेशी विकास कहते हैं। तो यहां पे पहला चैप्टर में
हम लोगों ने एक एक करके पूरा कंसेप्ट क्लियर किया। इस वीडियो को आप लोग बड़े ही अच्छे से देखिए, जो भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। और देखिए क्या होता है ना, अभी आप लोग इस बार 10th का एग्जाम देंगे, या कुछ बच्चे अगले बार जो अभी 9th में होंगे 10th के लिए तैयारी करेंगे, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर चैप्टर जो इकोनॉमिक्स का था, उसके एक एक बिंदु को हमने विस्तार से चर्चा किया। अगर इस बिंदु को आप सही से समझ ले तो शायद कोई दिक्कत ना हो, और एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों का जो इकोनॉमिक्स से लिया गया हो उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरी बात, पढ़िए। पढ़ने का उम्र जो होता है यही 15 से 25 का होता है। स्टार्ट हो गया आपका उम्र। ये मत सोचिएगा कि हम इस बार मैट्रिक का परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। आपको 10वीं क्लास का बोर्ड देने के लिए विगत 9 वर्ष तक पढ़ाई करके आप 10वां में पहुंचे हैं। कोई व्यक्ति पहले साल में 10वां में नहीं पहुंचता है जी। 10 साल का मेहनत का परिणाम भुनाने आप जाएंगे परीक्षा में। तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, और 10th में अगर अच्छा मार्क आप गेन करते हैं ना तो आगे आपके लिए आसान हो जाता है काम। आसान क्यों हो जाता है? एक अलग ऊर्जा शक्ति हमारे अंदर आती है कि नहीं, मैं आगे इंटर भी अच्छा से कर लूंगा, ग्रेजुएशन भी अच्छा से कर लूंगा, प्रोफेशनल लेना भी चाहूंगा, प्रोफेशनल डिग्री तो अच्छे से ले लूंगा, और मैं कहीं ना कहीं एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छे नौकरी में, अच्छे सरकारी नौकरी में मैं पदस्थ हो सकता हूं। यह हमारे अंदर क्षमता है। लेकिन 10th का रिजल्ट अगर आपका खराब हो गया तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है, लोगों का मनोबल टूट जाता है, आपके गार्जियंस आपके ऊपर खर्चा करने से कतराने लगते हैं। क्योंकि हम और आप बिहार में जिस समाज से आते हैं, गरीब समाज से आते हैं। यहाँ पे गरीबी के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे, और जानते हैं यहाँ के जो माँ बाप होते हैं उसकी संपत्ति जो है औलाद का एजुकेशन है, औलाद ही है। क्योंकि आप पढ़िएगा तभी अपने मम्मी पापा का गरीबी दूर कीजिएगा। 17-18 लाख बच्चे इस बार 10th का एग्जाम बिहार बोर्ड में देंगे, और मुझे लगता है उस 18 लाख बच्चे में 15 लाख बच्चे जो होंगे या 16 लाख बच्चे जो होंगे वो मध्यम वर्गीय परिवार से होंगे। आप जब सुबह सुबह कोचिंग के लिए निकलते होंगे घर से, या स्कूल जाने के लिए जब बैग लेकर के निकलते होंगे, तो आपके माता पिता एक सपना संयोता होगा कि चलो मेरे गरीबी का एक दिन कम हो गया, मेरा बच्चा भी इस बार 10th का एग्जाम देगा, कुछ दिन बाद वो भी अच्छा कर लेगा, उसको भी सरकारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन अगर आप ईमानदारी से नहीं पढ़िएगा तो आप अपने माता पिता के उस सपने को कभी पूरा नहीं कर सकते। तो 10th में पढ़ने वाले या एग्जाम देने वाले सभी छात्र छात्राओं से मेरा अनुरोध है कि ये जो आने वाला 30-40 दिन है ना जी, अभी तो 2 महीना बचा हुआ है, 17 फरवरी से आप लोग का परीक्षा है। पूरे ईमानदारी से पूरी अपनी क्षमता का उपयोग करके पढ़िए, और समाज को दिखाइए, गांव के लोगों को दिखाइए कि मेरी अंदर क्षमता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और जिस दिन आप करके आइएगा उस दिन समाज आपको वैल्यू देगा, आपका समाज में एक अलग मूल्य होगा। और अगर नहीं पढ़िएगा ना तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो पूरे गांव का लोग नहीं पढ़ रहा है। आप ही के बैच का जब कोई लड़का आगे जाकर के कलेक्टर बन जाएगा, आगे जाकर के वीडियो बन जाएगा, कहीं पर अच्छा प्रोफेसर बन गया, टीचर बन गया, और जब अच्छा बिजनेसमैन बन गया, और जब वो गांव में आएगा और उसको देखिएगा कार से घूमते हुए, और आप नहीं पढ़िएगा और साइकिल से लेकर के कहीं पे खड़ा रहिएगा, और बगल से बचपन का वो दोस्त गुजर जाएगा बिना बात किए हुए, तो अंदर बड़ा कष्ट होगा उस दिन कि काश थोड़ा पढ़ लिए होते। बड़ा कष्ट होगा उस दिन आपको, तो काश थोड़ा पढ़ लिए होते तो आज ऐसे ही नहीं भागता। अभी समय है, उस समय का सदुपयोग कीजिए, और निरंतर आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। 7 चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, मैं लगातार 7 चैप्टर का आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा, आप लोग पढ़िए उसको। साथ ही जो भी स्टूडेंट कॉमर्स रख करके पढ़ाई कर रहे हैं, 12th का क्रैश कोर्स बैच कॉमर्स का बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। उसकी जानकारी आपको इस ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्रदान कर दिया जाएगा, और हम बहुत जल्द ला रहे हैं कॉमर्स का बैच। अब की बार बच्चा 400 पार। स्लोगन याद है ना आप लोगों को? हमारा स्लोगन एक ही है, 400 से कम वाले पर हम रुकते नहीं हैं,
500 का परीक्षा में कम से कम 400 लाना है आपको। तो तैयार रहिए, आ रहे हैं कोर्स लेकर के, अभी बचा हुआ है, और 40 दिन में 400 की तैयारी करवा देंगे। और ऐसी करवाएंगे ना कि जब एग्जाम में जाइएगा और क्वेश्चन लगेगा, अरे मोहन सर बोले थे तो आया। इसलिए तैयार रहिए, बहुत जल्द आपको क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आप 12th के अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स चारों विषयों का क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं, और साथ में हिंदी भी, पांचों विषयों का क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं। मात्र 40 दिन में उसकी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, और क्लास 10th का इकोनॉमिक्स, इसका 7वां चैप्टर आपको अवेलेबल होगा। इस पर अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।